सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फसल। सो गाइस, आज की है रेविट की 5वीं क्लास। जी हाँ, आज रेविट की 5वीं क्लास है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स के बारे में। और जी हाँ, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HVAC, जिसके लिए आप काफ़ी सभी लोग एक्साइटेड थे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर HVAC स्टार्ट कीजिए, तो आज से हम लोग HVAC स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो शुरू करूं तो सबसे पहले आप सभी को एक बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से और पूरे पीटीएस कैड एक्सपर्ट की तरफ से, यानी कि जो पीटीएस कैड एक्सपर्ट का पूरा फैमिली है उसकी तरफ से आप सबको बहुत बड़ा वाला हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, जो इस साल जो हुआ है वो दोबारा से रिपीट ना हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। सो फिलहाल हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो गाइस, आज से हम लोग HVAC स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के डाउट्स थे कि सर हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स के बारे में बताइए। तो मैं आपको हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स के बारे में समझाऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं पूरे HVAC सिस्टम के ऊपर कि आपका HVAC सिस्टम क्या होता है। HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन। जब हमने पहली जो वीडियो स्टार्ट की थी, अगर आप जाओगे हमारी जो पहली वीडियो जो हमने बनाई थी रेविटी में पी के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी अवेलेबल है, जाओ जाके चेकआउट करो। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि HVAC क्यों ज़रूरी है, वाई HVAC इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रूम के टेम्परेचर के लिए, यानी कि रूम का जो टेम्परेचर है वो वेदर के अकॉर्डिंग मेंटेन रहे, जो थर्मल स्टैट्स हैं वो मेंटेन रहे। तो उस सारी चीज़ों को हम मेंटेन करने के लिए HVAC का यूज़ करते हैं। HVAC आपका ज़्यादातर यूज़ होता है जो जितनी भी आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, जितने भी मॉल्स होते हैं, उनके अंदर आपका HVAC का काम ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल में तो नहीं, उस लेवल पे नहीं होता जितना आपका ऑफिसेज में ज़्यादातर यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि HVAC के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो HVAC के अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। मैं यहाँ पे सिस्टम्स टैब पे आ जाता हूँ, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये जो मैकेनिकल इक्विपमेंट तक है, ये आपका ये पूरा पार्ट आपका HVAC का रहेगा, जिसके अंदर आप लोग डक्ट्स देखेंगे, डक्ट फिटिंग, डक्ट एक्सेसरीज, फ्लेक्स डक्ट, कन्वर्ट टू फ्लेक्स डक्ट, आपके एयर टर्मिनल्स आते हैं, फैब्रिकेशन आता है और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आते हैं। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में दो चीज़ें आएंगी आपका, पहले तो आएगा AHU, दूसरा आएगा VAV। AHU क्या होता है मैं बता देता हूँ। AHU की फुल फॉर्म होती है एयर हैंडलिंग यूनिट। ये एयर हैंडलिंग यूनिट एक इक्विपमेंट आता है जो आपका HVAC का जो मेन सिस्टम होता है, जहाँ से आपकी एयर डक्ट्स यानी कि जो निकलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं AHU। AHU करेक्ट होता है आपका VAV से। VAV होता है आपका वेरिएबल एयर वॉल्यूम। वेरिएबल एयर वॉल्यूम क्या करता है कि जो चिलर और वार्मर्स होते हैं, जो आपके रूम के जो टेम्परेचर्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी जैसे अभी ठंड का माहौल है, अभी हम अगर देख सकते हैं जनवरी का टाइम में ठंड का माहौल है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। जो रूम टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें वार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गर्मी पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है हमें वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसको ठंडा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग चिलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डक्ट्स के ऊपर आते हैं। डक्ट्स यहाँ पे आपका काम करेगा जो आपका एयर है उसको पहुँचाने में, यानी कि जो AHU से जो एयर प्रोड्यूस होके VAV के थ्रू जाएगी वो डक्ट्स के थ्रू जाएगी। इसके बाद आता है डक्ट फिटिंग का, यानी कि जो आपके डक्ट्स के अंदर जो एंगल्स वगैरह आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद आता है फ्लेक्स डक्ट, यानी कि जो आप देखते हो कई बार क्या होता है कि फ्लेक्स टाइप के डक्ट्स बनाए जाते हैं कुछ इस तरीके से कर्व शेप में। इसके बाद आता है एयर टर्मिनल। हमने AHU और VAV तो दे दिया, अब हमें एयर के थ्रू पास होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है, तो उसके लिए हमें टर्मिनल्स की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। इसको बेसिकली डिफ्यूज़र्स में गिना जाता है।
इसको एयर टर्मिनल भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। फैब्रिकेशन का पार्ट यानी कि फैब्रिकेशन की जाती है अंदर की तरफ, यानी कि ये ज़्यादातर इंसुलेशन के पर्पस से यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एनालाइज टैब पे। एनालाइज टैब में यहाँ पे आने के बाद आपको आना है यहाँ पे हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स पे। तो क्योंकि हीटिंग एंड कूलिंग लोड जनरेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो CFM है उसको जनरेट करना होता है। अब आपका जो रूम है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बिकॉज विदाउट जनरेटिंग हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स हम लोग HVAC के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ना ये पर्टिकुलर एक रूम को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे हमें अगर हम जैसे कि अभी ये है आपका जनरल टैब, और यहाँ पे आता है डिटेल टैब। जनरल टैब में क्या होता है कि आपका जनरल जो होता है ओवरव्यू जो सेटिंग होती है वो इसके अंदर की जाती है। अब जैसे बिल्डिंग टाइप है, अब बिल्डिंग टाइप किस तरीके का ऑफिस है तो हम यहाँ पे ऑफिस रख सकते हैं। इसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं। अब जैसे मेरा जो इंटरनेट है वो इससे कनेक्टेड है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो यहाँ से आप अपना बता सकते हो लोकेशन। जैसे हमारी जो लोकेशन है वो है नानोल इंडिया। जैसे हम लोग इस वक्त नानोल इंडिया में रह रहे हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें सर्च करके दे देगा। हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। आई थिंक ये सर्च होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। सॉरी, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है किसी कारण से, तो हम लोग इसको रहने देते हैं, लीव करते हैं इसको। तो हम लोग बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में ही रखते हैं। इसके बाद ये पूछता है लेवल, तो आपको लेवल 1 पे ही, हम लोग लेवल 1 के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन फेस, यानी कि नई कंस्ट्रक्शन है या एग्जिस्टिंग है। आप HVAC के इस रेविट सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि आप इसके अंदर दोनों ही बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग है तो ये एग्जिस्टिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, अगर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये न्यू कंस्ट्रक्शन को भी कंसिडर करेगा। इसके बाद आता है स्लीवर स्पेस टॉलरेंस। स्लीवर स्पेस टॉलरेंस क्या होता है कि जो आपका एरिया बच जाता है, जो भी छोटा सा पार्ट है, मान लो एक रूम है, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया कवर हो रहा है, मतलब छोटा सा एरिया छूट गया है, तो वहाँ पे ये स्लीवर स्पेस टॉलरेंस को कंसिडर करेगा। तो ये आपका स्लीवर स्पेस होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती, वो एक अलग से ही एक सेपरेट रूम कंसिडर कर लिया जाता है इसके अंदर। इसके बाद आता है आपका बिल्डिंग एनवेलप, यानी कि बिल्डिंग एनवेलप में हम लोग दो तरीके के ऑप्शन सकते हैं कि यूज़ फंक्शन पैरामेट्रिक या फिर आइडेंटिटी। हम यहाँ से हम लोग अपना जो डिफ़ॉल्ट है यानी कि यूज फंक्शन पैरामेट्रिक वही रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि VAV सिंगल डक्ट, जैसे कि यहाँ पे VAV आप देख सकते हो, VAV सिंगल डक्ट है, यहाँ पे ड्यूअल डक्ट का भी है, इंडोर पैकेज कम्बिनेट का भी है, और टर्मिनल रीहीट का भी है। तो हमें फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल डक्ट की ज़रूरत है। एक सेकेंड, हाँ, तो हमें सिंगल डक्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल डक्ट ही रखेंगे। अब यहाँ पे पूछता है स्कीमेटिक टाइप्स कि आपकी बिल्डिंग की स्कीमेटिक टाइप्स किस तरीके की है। यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शंस के ऊपर टिक लगाना है कि आपको जब कैलकुलेशन होगी, हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स जनरेट होंगे, तो उसको एक पर्टिकुलर एरिया भी तो डिसाइड करना होगा, एक वॉल्यूम भी तो डिसाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे किस को कंसिडर करके चल रहे हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे रूफ, एक्सटीरियर वॉल्स, सॉरी एक्सटीरियर तो नहीं कंसिडर करेगा, हमें इंटीरियर वॉल सेलेक्ट करना है, सीलिंग, फ्लोर्स, स्लैब, डोर्स, विंडोज़, और एक्सटीरियर तो नहीं, हम इंटीरियर विंडोज़ कंसिडर कर लेते हैं, एक्सटीरियर को भी कंसिडर कर लेते हैं, एंड ओके। तो ये हमने कर दिया है। एक चीज़ में शायद मैं आपको इसमें और बताना भूल गया, हमें इसमें एक सीलिंग भी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो काम रहेगा इसके अंदर HVAC का वो सारा सीलिंग के ऊपर रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स ही जनरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बिल्डिंग का इन्फ्लेशन लगता है, इन्फ्लेशन क्लास किस तरह के नाम ने रखा, नन, रिपोर्ट कैसे रखनी है, स्टैंडर्ड रखनी है, सिंपल रखनी है, या फिर डिटेल रखनी है। जो रिपोर्ट जनरेट करके आएगी वो डिटेल भी हो सकती है, स्टैंडर्ड भी हो सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए स्टैंडर्ड रखा हूँ।
फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे आता है आपका डिटेल, ये रूम बाय रूम डिटेल हम लोग देते हैं। ये था ओवरव्यू वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ बिल्डिंग का ओवरव्यू बता रहे हैं कि ओवरव्यू बिल्डिंग का कैसा है। यहाँ पे हम लोग आते हैं डीप के, यहाँ पे आपका जो है रूम बाय रूम सेलेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो हमने जोन्स क्रिएट किए थे वो सारी यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हो। देखो जैसे हमने जितने भी जोन्स क्रिएट किए हुए तो उनकी सारी डिटेल अब हमारे पास आ गई हैं। तो हमें पर्टिकुलर रूम डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन रूम किस टाइप का रखना है और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके की होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं बिल्डिंग स्पेस। तो बिल्डिंग स्पेस पे आते हैं, क्लिक करते हैं, आपको बिल्डिंग स्पेस किस तरीके का रखना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी डिटेल है आपके पास यहाँ पे। अब आप यहाँ अब ये रूम किस टाइप का रखना है। अब जैसे ये रूम 1 है तो ये रूम किस टाइप का है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई, एक्टिव स्टोरेज है, एयर ट्रेन बस टर्मिनल है या फिर एयरपोर्ट है, किस तरीके का है, ऑडियंस सिटिंग एरिया है, बैंक कस्टमर एरिया, किस तरीके का रूम है ये बेसिकली। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं जस्ट अ मिनट। जैसे कि हमने रखा ऑफिस कॉमन एक्टिविटीज़ रूम या फिर जो भी आपको रखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपने आप ही एक एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है आपको, ठीक है। इसमें आपको कोई वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एरिया कैलकुलेट करेगा और आपको यहाँ से ओके कर देना है। फिर यहाँ से पूछता है आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टाइप। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप 1 से सिलेक्ट कर लो या फिर आप यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टिक लगे हुए हैं तो ये उसको यहाँ से कर दो ओके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर पीपल देख लो कि आपको किस तरीके का रखना है। फिर इसके बाद आता है ये क्या है कि ऑक्यूपेंसी को शो करता है कि पर पर्सन कितना कौन कितना आ रहा जा रहा है या फिर जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करेगा। इसके बाद आता है हीट गेन पर पर्सन, यानी कि जो हीट गेन हो रही है, जो हीट ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं से हमें हीट भी महसूस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करेगा। आपको अगर स्पेसिफाइड देना है तो आप स्पेसिफाइड भी दे सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हो। हमने यहाँ से किया इसको ओके। और इसके बाद आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड्स। अब इलेक्ट्रिकल लोड्स में काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें आ जाती हैं कि इलेक्ट्रिकल लोड किस तरीके का रहेगा। जो हमारा HVAC है वो बगैर इलेक्ट्रिसिटी का तो चलेगा नहीं, तो किस प्रकार का लोड रहेगा। आप स्पेसिफाइड दे सकते हो कि लोड की डेंसिटी आपको कितनी रखनी है। आपको एक्चुअल अगर रखना है तो आप एक्चुअल भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ से रखा डिफ़ॉल्ट, और जो लोड आ रहा है आपका वो भी हमने डिफ़ॉल्ट रखा है। और यहाँ से हम लोग इसको ओके कर देते हैं। अब आता है दूसरे रूम पे। अब दूसरा रूम आपको किस टाइप का रखना है। अभी जो हॉल है हमारा वो किस टाइप का रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं हम लोग, वेट अ सेकेंड। तो ये हॉल है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है तो हमें एक क्लोज्ड एरिया नहीं रखना है। यहाँ पे ओपन प्लान रख सकते हैं हम लोग यहाँ से, ओके। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया। फिर हम यहाँ से बिल्डिंग टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्डिंग 1 है, ओके किया हमने। यहाँ पे जो भी है हमने यहाँ से डिफ़ॉल्ट करके सेटिंग किया। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं बिल्डिंग टाइप। हमने डिसाइड किया यहाँ से बिल्डिंग टाइप हमें कौन सा रखना है। तो ये आपका स्टोरेज है, तो स्टोरेज में तो ज़्यादा कुछ काम होगा नहीं, तो आई थिंक यहाँ से हम लोग दे देते हैं आई थिंक स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, स्टोरेज जैसा कुछ। एक्चुअली ये हमेशा कैलकुलेट करके दिखाता है आपको, क्योंकि ये डिसाइड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको। आपको उसके अकॉर्डिंग ही रूम डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे हमने, जैसे यहाँ पे एक्टिव स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। बिल्डिंग टाइप हमने यहाँ पे सेम रखा है, मैंने यहाँ से ओके किया। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ से डुप्लीकेट करो तो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो आपको रूफ़ रखना है, एक्सटीरियर वॉल्स रखना है, इंटीरियर वॉल्स रखना है, वो आप वो भी रख सकते हो। तो मैं समझाने के लिए यहाँ से कुछ आपको ये चेक लगा देता है इनके ऊपर, एक्सटीरियर वॉल्स, इंटीरियर वॉल्स। मैंने यहाँ से किया ओके। तो हमने कंस्ट्रक्शन 1 रखा है। यहाँ पे आपको जो भी आपकी कैलकुलेशन रहेगी वो आप कर सकते हो। तो ये था आपका स्टोरेज का। कॉन्फ्रेंस का भी कर देते हैं यहाँ पे। तो कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। कॉन्फ्रेंस पे हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं। नीचे कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन आता है आई थिंक, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा।
इसको हम लोग ओके कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी हम लोग ऑफिस ही दे देते हैं क्योंकि हमें ऑफिस ही रखना है। इनक्लोज्ड, यहाँ से हम लोग इनक्लोज्ड ऑफिस रखते हैं। बिल्डिंग टाइप हमने 1 रखा और वेट अ सेकेंड, ये तो स्पेसिस था और ये अब डिटेल एनालिसिस आ गया। यहाँ पे आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हो जो भी हमने डिटेल सर्च की है। देखिए आप सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको कैलकुलेट। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको लोड जनरेट करके दे देगा। हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। आप देख सकते हो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट की समरी है वो यहाँ पे आ गई है। 1 जनवरी 2021 रिपोर्ट सेट हमने स्टैंडर्ड रखी है, लॉन्गिट्यूड रेडिट्यूड, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये टेम्परेचर का यहाँ पे रोल क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेट बल्ब, ड्राई बल्ब भी दिया हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं की है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया के अंदर या फिर अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो आपका जो HVAC कैलकुलेशन होता है वो 2 स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होता है। एक होता है आपका एशरे और दूसरा होता है इशरे। सो गाइस, एशरे क्या होता है आपका? एशरे होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपका होता है एशरे। इशरे होता है आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन इंजीनियरिंग। ये आपके बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका HVAC कैलकुलेशन की जाती है। ये बेसिकली सोसाइटी आप कह सकते हो। एशरे और इशरे 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनके अंदर पर्टिकुलरली आपको जो टेम्परेचर है उसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन की जाती है हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स के अकॉर्डिंग। तो आप अगर आप ऑनलाइन जाके रिसर्च करोगे तो इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल भी मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में HVAC का कोर्स, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स का जनरेशन। तो फिलहाल आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, बिल्डिंग की पूरी समरी दी हुई है। जो आपका एरिया है, जो पीक कूलिंग लोड कितना दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें डिटेल में यहाँ पे मिल जाती हैं। ये स्क्वायर फुट में आपको दिया हुआ है, जो मैंने बेसिकली स्क्वायर फुट में रखा है इसको। यहाँ पे ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। इसके बाद आता है डोर्स विंडोज़, इनकी एक अलग से कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो ये सारी जो हमने डिटेल्स जनरेट की हैं ये सारा आपका आता है हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स में। तो ये था आपका पूरा का पूरा हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स का ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये हमारा जो है पहला ही पार्ट मैंने कवर किया है, ज़्यादा मैंने बड़ी वीडियो रखी नहीं है। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे HVAC के प्लानिंग की, कि हम HVAC को डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, VAV किस तरह से लगाएंगे, AHU किस तरह से लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा पहला पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ और हमारा कंटेंट भी एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए और आपको नॉलेज मिलती रहेगी इसी चैनल से। सो गाइस, टिल देन, दिस इज़ रजत फासिल हियर सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर।